गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूँ अरविंद कुमार ओझा और आपको आज की क्लास में मैं दे रहा हूँ क्या, साइकोलॉजी। जैसा कि मैंने पहले से प्रॉमिस कर रखा हूँ आपको कि नर्सिंग के ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपके मेडिप्लस विद अरविंद चैनल से छूटेगा। क्योंकि अभी तो रिसेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम चला था, टेक्निकल इशू, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू क्लास को नहीं कर पाया। और फिर भी हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा सर ने अपनी क्लास को कंटिन्यू रखे हुए हैं। एनाटॉमी की बहुत बड़ी वीडियोज ना भेज करके वो छोटे छोटे करके भेज रहे हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो पढ़ने में। मुझे पता है आपके पास और भी सिलेबस है और भी काम है और बिजी रहते हैं, लेकिन हाँ, आई होप कि 7 to 10 मिनट्स या मैक्सिमम 15 या 16 मिनट्स का टाइम तो निकाल सकते हैं। ये टाइम जो आप निकालते हैं ना, वो टाइम आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो एनाटॉमी तो कंटिन्यू है और वो कंटिन्यू रहेगा सेम एज इट इज, तब तक जब तक पूरी तरीके से सिलेबस के अनुसार समाप्त ना हो जाए। और जल्दी ही अगली क्लास हमारे मनीष मिश्रा सर की आने वाली है सोशियोलॉजी की। और आज हमारी जो क्लास है, मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक विभिन्न सब्जेक्ट में आपका ये सभी, ऐसा कोई भी रूप नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है कि जिसमें साइकोलॉजी का समावेश ना हो, साइकोलॉजी का इन्वेस्टमेंट ना हो। होता है, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे फैमिली से हो, हर तरीके से सभी फील्ड में साइकोलॉजी की नीड होती है। तो आज हम बात करेंगे, देखेंगे कि साइकोलॉजी का नीड नर्सिंग स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए किस तरीके से होने जा रहा है। और उसके बाद में साइकोलॉजी है क्या, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, हम स्टार्टिंग बेस पे लेकर के चलते हैं हम। जैसे कि बेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफिनेशन में है क्या, मीनिंग एंड डिफिनेशन। इसमें लिखा है साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी जो है आपका, ये ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने का, ह्यूमन के माइंड और बिहेवियर को पढ़ने का, मतलब दिमाग और उनके व्यवहार को पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका जो होता है, साइंटिफिक अध्ययन जो करते हैं माइंड और बिहेव पे, वो कहलाता है साइकोलॉजी। मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर आप समझेंगे तो क्या होगा कि माइंड और बिहेवियर की स्टडी साइंटिफिक तरीके से साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है ना? आगे की हम बात करेंगे, इट्स हैज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। अब दो वर्ड से मिलकर के बना है तो हम देखेंगे दो वर्ड कौन सा है। जैसा देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है फर्स्ट साइकी। क्या लिखा है? साइकी। साइकी मीन्स क्या होता है? साइकी मीन्स होता है सोल, माइंड। साइकी मीन्स होता है सोल, माइंड। अब बात करें हम, सोल क्या है? सोल आपका हार्ट का बिल्कुल अंतः स्थल होता है, जहां से आपको प्रेरणा मिलती है और आप प्रेरित होते हैं। आपके अंतरात्मा तक का लोगों की एक्सप्रेशन जाता है, वो सोल होता है। और माइंड, सोल और माइंड दोनों को जो है स्टडी करते हैं साइंटिफिक तरीके से। ये साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना कहलाता है आपका साइकोलॉजी। क्योंकि साइकी मीन्स होता है सोल एंड माइंड, सोल या माइंड। लोगोज मीन्स होता है स्टडी। मतलब जब हम सोल और माइंड का स्टडी करते हैं, वही होता है साइकोलॉजी। फिर हम बात करेंगे, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर कहने का मतलब, साइकोलॉजी जो होता है वो बिहेवियर का एक साइंस है। ठीक है? आगे को हम देखेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि किन किन फील्ड में कब कब जरूरत होती है साइकोलॉजी की, और क्या, कैसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजी वर्क, साइकोलॉजिकल आप वर्क कर रहे हैं और आपको नॉलेज में है या नहीं है। जैसे अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, साइकोलॉजी का समावेश हमारे जीवन में बिल्कुल, जब बच्चे की जन्म होता है ना, जन्म के बाद से ही वो साइकोलॉजी उसके साथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है, वैसे वैसे उसकी साइकोलॉजी डेवलप होती जाती है और वो विभिन्न तरीके में डेवलप होती है। उन्हीं तरीकों पर हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे पहला है दिया गया क्या, कॉग्निटिव प्रोसेस। क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है। साइकोलॉजी के डिफिनेशन के बाद अगर आप बात करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस, तो कॉग्निटिव प्रोसेस में
क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला आ रहा है यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग। क्या है? अंडरस्टैंडिंग। छोटा बच्चा है, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आप हो, जो भी है, अगर किसी की बात को समझते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग होता है। और जो समझने का जो स्किल्स होता है ना, वो साइकोलॉजिकल ही होता है। दूसरा, मेमोरी। आपने किसी की बात को सुना और माइंड में सेव किया। छोटा बच्चा होता है तो उसके माइंड में बहुत ही जल्दी चीजें सेव हो जाती हैं और बहुत ही जल्दी उसको फ्रिक्वेंसी में उसको वो ले लेता है, उसके अकॉर्डिंग टू वो फॉलो करना शुरू कर देता है। वो उसकी किसकी देन होती है ये होती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में क्या आ रहा है बेटा? ये कॉग्निटिव प्रोसेस बोलेंगे। इस किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है? अंडरस्टैंडिंग जो है किस प्रोसेस के अंतर्गत आता है? तो बोलेंगे क्या? कॉग्निटिव प्रोसेस के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग आता है। वही दूसरी ओर मेमोरी की बात करेंगे, जो बातें आपकी सेव हो जाती है आपके माइंड में, वो भी किस में आता है? कॉग्निटिव प्रोसेस में आता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? आपने समझा, ओके, फिर उसको सेव किया, फिर उस पे क्या किया? थिंकिंग किया। मतलब सुनना, बुनना। मतलब फिर आपने क्या किया? थिंकिंग किया। इज इट राइट और रॉन्ग? क्या ये सही है या गलत है? तो थिंकिंग करना जो होता है वो भी कॉग्निटिव प्रोसेस में ही आएगा, जो कि साइकोलॉजी का सबसे पहला प्रोसेस होता है। और उसके बाद एंड परसेप्शन। बात करेंगे परसेप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे आ रहा है क्या? परसेप्शन। आपने देखा होगा कुछ लोग पहले से ही बातों को अनुमानित करके बता देते हैं कि ऐसा सामने वाला या बोलेगा। जैसे आप किसी के बारे में कुछ बातें करो, बोलेंगे कि अगर जब मैं उससे अपनी बातें रखूंगा तो ऑब्वियस बात है उसके नेचर के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार जो मैंने माइंड रीड किया है, मतलब अंडरस्टैंडिंग किया है और उसके बारे में अपनी मेमोरी में संभाल के रखा हूं, और वो क्या करेगा? अब यही आंसर देगा। मतलब वो आंसर तो दिया नहीं, उससे पहले साइकोलॉजिकल आप समझ बैठे हैं कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन में ये यही आंसर देगा। मतलब यही आंसर देगा, देने से पहले आपको पता है, वो कहलाएगा परसेप्शन। ठीक है। आगे बात करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। बात करेंगे बेटा डेवलपमेंटल से, नाम से ही पता है आपको। एक डेवलपमेंट मतलब क्या? परिवर्तित हो गया है, ग्रोथ हो चुका है। डेवलपमेंटल मतलब ग्रोथ हो रहा है। अब इसकी बात करेंगे ना, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एसडी ऑफ ग्रोथ। क्या है? एसडी ऑफ ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड। मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना, वो उसका लर्निंग स्टेज होता है। स्टार्टिंग से धीरे 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 करके जो भी उसके सराउंडिंग एक्टिविटीज होती रहती हैं, जो भी चीजें वो देखता रहता है, जो भी चीजें लोगों को करते हुए देखता है, वो क्या करता है? उसको पहले तो अंडरस्टैंडिंग करेगा, फिर मेमोरी में सेव करेगा, फिर उस पर विचार करेगा, या कभी कभी या उस समय पे थिंकिंग का जो होता है बहुत ज्यादा होता है। बट जरूरी नहीं है कि सही चीजों को थिंकिंग करे। जो भी होगा ओवरऑल बिना थिंकिंग के कभी कभी वो एक्शन में ले लेता है, बट परसेप्शन उसके अंदर नहीं होता है। बट उस समय परसेप्शन ग्रोथ पे होता है। कहने का मतलब धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा होता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है वैसे वैसे उसका जो है आपका साइकोलॉजी डेवलपमेंट होती रहती है। अब हम बात करेंगे ये कब से कब तक स्टार्ट होता है बेटा? तो चाइल्डहुड, बचपन से लेकर के ये टू ओल्ड एज, मतलब बूढ़ी अवस्था तक ये स्थिति बनी रहती है। मतलब क्या? ग्रोथ दिन पर दिन होता रहता है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ कब से कब तक होता है? जन्म से लेकर के बूढ़े हो जाने तक का होता रहता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आ रहा है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल वर्ड समझ में आ गया होगा कि भाई अब मेन बात पे आ रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल वर्ड जो होता है ना, वो मेडिकल से रिलेट करता है। उसमें क्या करेंगे? डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग मेंटल इलनेस। अब हम बात करेंगे कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सबका अपना अपना अलग अलग नेचर होता है। अब इस डिफिनेशन के अनुसार हम आपको बता दें, बीमार केवल वही व्यक्ति नहीं होता जिसके बॉडी में कोई एबनॉर्मल साइन पाए जाए। ठीक है, ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है या फिर उसका रूटीन में प्रॉब्लम्स है, जो रूटीन है वो रूटीन है उसका फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो बीमार है, ऐसा नहीं है। वो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? बताया जा रहा है डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग। मतलब जांच किया जाता है और ट्रीट ट्रीट किया जाता है किसको? मेंटल इलनेस को। मतलब उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को, उसके अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों में अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, थिंकिंग एंड परसेप्शन,
इन सब का अगर ग्रोथ नहीं हुआ है या किसी का कम या ज्यादा हुआ है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, डायग्नोसिंग करेंगे, और डायग्नोसिस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और वो किस श्रेणी में आएगा, मेंटल इलनेस की श्रेणी में आएगा। तो कहने का मतलब मेंटल इलनेस की श्रेणी में कौन आएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करेंगे तो ये मेडिकल में आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये अब तक का रहा हमारा पार्ट चल रहा है। अभी नेक्स्ट हम आगे को इसी तरह से कंटिन्यू रखते हैं। तो क्या है ना कि तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो कला होती है लोगों में, लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने की जो कला होती है, वो कैसा होता है, वो साइकोलॉजिकल होता है। इसे बोलेंगे क्या, सोशल साइकोलॉजी। इसलिए इसमें क्या देंगे, हाउ पीपल इंटरेक्ट इन अ ग्रुप, मतलब किस तरीके से लोग ग्रुप में अपने आप एक दूसरे को इंटरेक्ट करने की कला कैसे एक्सप्लोर करते हैं। आगे हम बात करेंगे क्या, रिलेवेंस, इम्पोर्टेंस, नर्सिंग। चाहे आप बोले रिलेवेंस बोले या फिर इम्पोर्टेंस नर्सिंग, मतलब इसका नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वता है नर्सिंग स्टाफ के लिए। महत्वता की अगर हम बात करें बेटा, तो होता क्या है यहाँ पे, फर्स्ट आपका 4 प्रकार का है महत्व, हम इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किए। पहला क्या है इसमें, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट मतलब पेशेंट को समझना। जब भी कभी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, तो पेशेंट की फीलिंग्स को, पेशेंट को माइंड रीड करना होता है, पेशेंट के स्ट्रेस को समझना होता है। इसलिए बेटा ध्यान देना यहाँ पे आपको क्या दिए, साइकोलॉजी helps nurse to understand the patient's fear anxiety। मतलब नर्स जो होते हैं उनमें साइकोलॉजी मदद करता है, किसमें, समझने में क्या, पेशेंट का फियर और एंजाइटी। पेशेंट हो सकता है डरा हुआ हो सकता है तनाव में हो, उनको समझने में मदद करता है। कौन मदद करता है, साइकोलॉजी। अब उसके बाद में ये अंडरस्टैंडिंग होगा ना, भाई समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग होगा, तो अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या करेंगे, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट जो होगा वो भी साइकोलॉजिकल होगा, ना कि हम उसे एंजाइटी की मेडिसिन दे देंगे, फर्स्ट नहीं। उसे हम उसकी बातों को समझेंगे, वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से उसको हम ट्रीट करते हैं। प्रयास करते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रीट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत पड़ने पे हमें मेडिकेशन का भी हेल्प लेना पड़ता है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे सेकंड पे आ रहे हैं बेटर कम्युनिकेशन। अब चलो पेशेंट की फीलिंग्स को, पेशेंट के एंजाइटी को, पेशेंट के फियर को नर्स ने तो समझ लिया, बट समझना ही सॉल्यूशन नहीं है। मैंने क्या बताया, समझने के बाद उस पर वर्क करना है, उसको उसके माइंड से इरेज करना है फियर को, मतलब डर को बिल्कुल हटा देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेटर कम्युनिकेशन में बात करके, बातों से एक्सप्रेस करेंगे कि वास्तविकता क्या है, जिससे पेशेंट समझे और उसके अंदर फियर बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेटर कम्युनिकेशन बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और बेटर कम्युनिकेशन अगर नहीं रहेगा तो पेशेंट कांट अंडरस्टैंड, पेशेंट नहीं समझ सकता है। इसलिए क्या होगा, इट इम्प्रूव्स, यह सहायता करता है, बदलाव करता है, मदद करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। मतलब ये बेटर कम्युनिकेशन क्या करता है, नर्स और पेशेंट के बीच जो संवाद होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें मदद करता है समझने में। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड पे आया है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। कुछ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नाम से समझ में आ रहा है बेटा, सेल्फ मतलब खुद से, अंडरस्टैंडिंग में समझना, खुद से समझ लेना। कुछ तो पेशेंट ये सारी देखिए, पेशेंट डरा हुआ है, पेशेंट को एंजाइटी फील हो रहा है, वो पेशेंट को देख करके बिना बोले, बिना किसी इंटेंशन के आप समझ जाना है, आपको कैसे समझ जाना है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब साइकोलॉजिकली आपको समझ जाना है। इट हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड, ये मदद करता है इसमें, इट हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड, नर्स को मदद करता है समझने में देयर ऑन इमोशन एंड स्ट्रेस, उनका इमोशंस और स्ट्रेस, तनाव और भावनात्मक जुड़ाव, भावना को समझने में मदद करता है, किसका, नर्स का मदद करता है।
ठीक है, आगे हम बात करेंगे फोर्थ नंबर की। बेटा फोर्थ नंबर पे है होलिस्टिक केयर। क्या है होलिस्टिक केयर की अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे है ट्रीटिंग नॉट जस्ट, मतलब ट्रीटिंग नॉट जस्ट पूरा तो उसको ट्रीट नहीं करना है द बॉडी बट द माइंड टू, बल्कि उसको जब भी हम समझेंगे कि उसको स्ट्रेस है, पेशेंट डरा हुआ है, हम तुरंत उसको ट्रीटिंग ही नहीं करना स्टार्ट कर देंगे शरीर को, बल्कि उसके माइंड को भी हम ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे और उसकी मनमौखी, जिससे कि वो स्ट्रेस से, वो फियर से बाहर कॉप अप कर सके, ऐसा हम कुछ करेंगे। ये सारी क्वालिटी एक नर्स में तभी आ पाएगी जब वो साइकोलॉजिकल अपने आप को अपडेट करती रहेगी अकॉर्डिंग टू पेशेंट, पेशेंट को बिना बोले समझना, फिर उस पर एक्शन लेना। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम।